नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और कार्यक्रम है वसुंधरा। और मेहमान है एक ऐसे व्यक्तित्व जो न केवल एक वैज्ञानिक हैं कृषि के क्षेत्र के, लेकिन वो विचारों से कवि हैं और चिंतन से वो एक समाज सुधारक हैं और कर्म के क्षेत्र में वो किसान के शैली में काम करते हैं और किसानों की उन्नति के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल जी, आपका हार्दिक स्वागत हमारे स्टूडियो रेडियो जय घोष में। चूँकि आप प्रकृति के पोषक हैं और प्रकृति के संरक्षण में किसानों को संपन्न बनाने की अवधारणा पे काम कर रहे हैं, और हम ये देखते हैं कि सरल भाषा में सरलता से किसानों तक पहुंचना, उनसे जुड़ना, उनका हो जाना, ये बड़ा मुश्किल होता है, खास करके वैज्ञानिक समुदाय के लिए। लेकिन आप बिल्कुल उनके हो गए हैं और आप उनके साथ हिल मिलकर काम करते हैं। तो हम आजकल कह सकते हैं कि आप आधुनिक काल के कवि घाघ की श्रेणी में आप स्थापित होते हुए दिख रहे हैं। आप ऐसी अवधारणा आपके अंदर कैसे आई और क्यों आप इतना सरल सहज भाव में प्रयास करने की आवश्यकता महसूस हुई कि किसानों के लिए खेती को आप कवित्व में, दोहों में, छंदों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं वैसे तो शोध में ही रहा, लेकिन शोध में रहते हुए भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में मैं काफ़ी समय मेरा एक्सटेंशन प्रसार में बीता। और प्रसार में रहने से शुरू में मैं कृषि वानिकी में काम किया, क्योंकि बागवानी का तो मैं विद्यार्थी ही था, तो कृषि वानिकी में काम करने का अवसर मिला। इसके बाद फिर प्योर एक्सटेंशन में जबकि मैं काम किया, तो वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मुझे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, सब जगह कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के साथ बैठने का मौका मिला। तो हमने ये देखा कि हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी तकनीक, बहुत अच्छी अच्छी प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं। शोध तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो हमारे पास प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं, उन्हीं को हम सही ढंग से अगर किसान के पास पहुंच जाएं तो हमारे देश का बड़ा लाभ होगा और किसानों की उन्नति होगी, क्योंकि पहले से ही बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर जो समस्या है वैज्ञानिकों के साथ, जो हार्ड कोर साइंटिस्ट हैं, उनमें ये है कि वो अपना विज्ञान का एक अपनी भाषा है, अपना स्तर है, उससे वो नीचे नहीं उतर पाते हैं। किसान के स्तर पर चाहे जितना आप गहन अध्ययन करें और आप जो है क्या नाम अध्ययन करें, शोध करें, सब ठीक है, लेकिन जो उसका आउटकम होता है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत सरलतम भाषा में, किसान की भाषा में अगर आप बताएंगे कि हाँ ये हमारे पास है, ये अगर आप इसको अपनाएंगे तो इससे आपका ये फायदा होगा। अगर हम सरलतम भाषा में नहीं बता पाएंगे और हम उसको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताते रहेंगे, जो कि अक्सर बहुत जटिल होती हैं, जो किसानों की समझ में नहीं आती हैं, और कई बार हम किसानों की समस्या को भी थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं। कहीं ना कहीं हम पूर्वाग्रहग्रस्त होते हैं कि नहीं, ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही होगा, हम एक धारणा बना लेते हैं। और जब हम धारणा बना लेंगे तो अक्सर धारणा हमारी गलत हो जाती है। अच्छा, मेरे साथ मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ। एक किसान के खेत में वो जो काम होता है वो सब काम मैंने किए हुए हैं, तो मुझे उसका दर्द, उसके एहसास, उसकी समस्याएं मालूम थी। तो हमने कहा इस दिशा में बहुत अच्छा स्कोप है, अगर मैं बढ़ सकूं, क्योंकि करीब 3-4 साल तक मैं रहा प्रसार में, तो उसमें मुझे मौका मिला। बागवानी का भी अनुभव था, एग्रो फॉरेस्ट्री का भी अनुभव था, कृषि वानिकी का और चीज़ों को। तो मैंने फिर धीरे धीरे सोचा इस लाइन पर, लेकिन इस दिशा में और आगे बढ़ने का कारण ये भी था कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो भी वैज्ञानिक कविताओं के सृजन में हैं। अच्छा, वो भी क्या, और वो पहले से थे हमसे। लेकिन धीरे धीरे मैं 2014 के बाद से पता नहीं कहाँ से मैं कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो मैं था बेड रिडन था, करीब 10-15 दिन के लिए मैं था। तो उस बीच में पड़ा रहता था, तो ये मन में आया कि ऐसे क्या किया जा सकता है। तो मन चलते चलते ये एक समय ऐसा आ गया कि मन में अंदर से लगा नहीं, कुछ लिखा जा सकता है। धीरे धीरे प्रयास शुरू हुआ और धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। तो ये शायद प्रकृति का बहुत बड़ा, ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और चूंकि आप केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान यानी CISH, उसमें आप प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं, और ये इस समय प्राकृतिक खेती या कहें जैविक खेती या कहें बायोडायनेमिक खेती या कहें ऋषि कृषि या इसके बहुत से नाम, जिसका मूल है जैविक, उस पर आप काम कर रहे हैं। और न केवल काम कर रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करके सबको प्रभावित कर रहे हैं, सबको उस दिशा में जाने के लिए निरंतर प्रेरित कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान में तमाम फलों के साथ आपकी दोस्ती है, आपका रिश्ता है, उन्हीं पर आपका शोध और उन्हीं पर प्रचार प्रसार, लोगों को जागृत करना है। तो आपने जो कविताओं के शैली में जो सरल भाषा में प्रस्तुत किया, सबसे पहले कौन से फल को चुना? देखिए, सबसे पहले तो मैंने
अमरूद पर सोचा। असल में क्या होता है यहाँ पर मलिहाबाद में ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा कि आम की खेती के पीछे है, और आम में भी केवल यहाँ पर दशहरी है या थोड़ा बहुत लोगों के पास लखनऊ सफ़ेदा है, और जब वो ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर वो जो लंगड़ा चौसा है वो सब सहारनपुर से दूर से आता है, वो काफ़ी महंगा बिकता है। तो हमने कहा आम में समस्याएं भी काफ़ी देखी मैंने, क्योंकि आम में छिड़काव, जो रसायनों का छिड़काव बहुत होता है, मतलब काफ़ी स्प्रे करते हैं। कई बार क्या होता है कि उसमें आपकी आम की फसल बहुत अच्छी लगी है और इसके बाद जो अचानक अगर मान लीजिए आंधी आ गई तो को आधा आम गिर जाए। एक तो रसायनों का छिड़काव, दूसरा आंधी जैसे प्राकृतिक आपदाएं। तो हमने देखा कि अगर सही मायने में देखा जाए तो आम के किसानों को उतना लाभ नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। और यही मैं सोचता हूँ, जब अमरूद के बारे में सोचता था तो हम कहे अमरूद तो बहुत बढ़िया फल है। आजकल मार्केट में देखिए आप 70-80 रुपये किलो आपका अमरूद बड़ा बड़ा आ रहा है, जो कि उतना मीठा भी नहीं है और पोषक तत्व भी नहीं है। उससे कहीं अच्छे अमरूद हमारे पास उपलब्ध है। इलाहाबाद सफ़ेदा, सरदार या और तमाम किस्में हमारे संस्थान की किस्में निकली हुई हैं, बहुत अच्छी उपलब्ध हैं, लेकिन अमरूद का प्रसार उतना नहीं हो रहा है। जबकि अमरूद तो 3 बार फूल आता है एक साल में, और 2 फसलें तो बहुत अच्छी हो सकती हैं, एक बरसात में और एक जाड़े में। और अमरूद का भी पैसा, जब आप आम पकने लगता है, टपकना शुरू करता है, तो मुश्किल से 15-20 रुपए किलो बिकता है। बहुत सस्ता हो जाता है। 15-20 रुपए किलो से ज़्यादा तो अमरूद हमेशा अच्छा बाजार भर जाता है, इतना माल होता है। और अमरूद लगाने के 1 साल बाद से ही आपको फल मिलना शुरू हो जाता है, तो दूसरे तीसरे साल तो अच्छा खासा उत्पादन हो जाता है। अमरूद की सघन बागवानी बहुत अच्छी होती है। अगर आप तुलना करें आम से तो रसायनों का छिड़काव भी उतना अमरूद में नहीं है। तो हमने ये सब देखे। सबसे बड़ी बात कि अमरूद के पौधे जो हमारे नर्सरी से बिकते हैं, वो हमारे नर्सरी से इतने पौधे बिकते हैं, आप समझ लीजिए सबसे ज़्यादा डिमांड महाराष्ट्र के लोग ले गए। लाखों पौधे हर साल बिक जाते हैं हमारे यहाँ से, और अच्छी खासी डिमांड रही। तो हमने कहा क्यों नहीं लोग इस क्षेत्र में थोड़ा अमरूद भी लगाते हैं। अगर वो आम के साथ भी अमरूद लगाना चाहें तो भी आम अगर 10-10 मीटर पर लगता है तो बीच बीच में 5-5 मीटर पर अमरूद लगाया जा सकता है। जहाँ 100 पौधे आपके इसके लगते हैं आम के, वहाँ पर कम से कम 250 पौधे अमरूद के उसके बीच में लग जाएंगे, और उससे आपको आमदनी दूसरे साल से ही शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो 10-12 साल बाद खत्म भी कर दें तो आपका आम का बगीचा तैयार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमें अमरूद लगा कि इसको बढ़ाना चाहिए। और बाय द वे, एक बार मैं किसी ट्रेनिंग में कहीं लेक्चर देने गया था नागालैंड, और नागालैंड में मैं था तो उस गेस्ट हाउस में जिसमें रुका था वहाँ कोई नहीं था, बहुत लगभग सुनसान, बहुत प्राकृतिक सुरम्य वातावरण, बहुत बढ़िया। तो वहाँ मुझे लगा कि इसको लिखा जा सकता है। और जब दिमाग चलता है तो चलते चलते धीरे धीरे वो पूरी अमरूद चालीसा मैंने लिख डाली। अमरूद चालीसा मैंने वहीं लिखी। तो बिल्कुल ये हमारा लोभ संवरण करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसको हमें कर ही लेना है, क्योंकि हमारे श्रोताओं को भी अमरूद चालीसा पहुँचे। और अमरूद ऐसा फल है जो न केवल जो अब तक डॉक्टर्स कहते हैं कि एक सेब रोज़ खाइए और आप सेहत बनाइए, तो अगर आप अमरूद खाते हैं तो केवल सेहत ही नहीं बनेगी, बल्कि आपके स्वास्थ्य से जनित जो तमाम ऐसे रोग हैं उनसे मुक्ति भी मिलेगी, पेट भी साफ रहेगा, हाजमा भी ठीक होगा, और आपको बहुत सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसकी पूर्ति भी होगी। अमरूद बहुत अच्छा फल है, बहुत सस्ता फल है और सर्वसुलभ फल है। तो इसलिए उसके रंग रूप पर न जाएं, उसकी खुशबू और उसके जो देसी प्रजातियां हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दें, और ख़ास करके जो उन्नत प्रजातियों में भी जो देसी को ही और उन्नत किया गया उन पर ध्यान दें, और बहुत सेहतमंद हो सकती हैं। और जो जितने भी परिवार हैं अगर उनमें अमरूद का फल पहुंच जाए तो डॉक्टर साहब बताएंगे क्या क्या कमाल हो सकता है। और वो ऐसे नहीं बताएंगे, वो अपनी कविता के ज़रिए, अपनी रचना के ज़रिए बताएंगे, ताकि आपके दिल में उतरें, आपके मन पर उसका प्रभाव हो। तो डॉक्टर साहब, अमरूद चालीसा में हनुमान चालीसा तो आप रोज़ गाते होंगे, हनुमान जी सूक्ष्म रूप में आपके ऊपर कृपा भी करते होंगे, लेकिन अगर अमरूद को भी आपने ऐसे गाया तो बृहद रूप में अमरूद आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अमरूद चालीसा मैं आपको बिल्कुल सुनाता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि तो ये साथियों बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर शुक्ला ने कही कि हमारे वैज्ञानिक हैं या हमारे बहुत सारे जो प्रोफेसर्स हैं जो कृषि को सिखाते हैं। बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश में है कि कृषि की शिक्षा प्राप्त करने वाले 90% तकरीबन औसतन, क्योंकि ठोस आंकड़ा कहीं उपलब्ध नहीं है, लेकिन आम जानकारियों में पता चलता है कि तकरीबन इससे ज़्यादा लोग जो कृषि की शिक्षा लेते हैं वो कुछ तो शोध कार्य में जाते हैं, अधिकतर लोग सरकारी नौकरियों में ही अपेक्षा रखते हैं, कुछ बच जाते हैं तो प्राइवेट कंपनियों के नौकरी करते हैं, और अधिकतर लोग नौकरी की चाहत में मूल जो कृषि सर्वोत्कृष्ट हुआ करती थी उससे च्युत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, खेती छोड़ देते हैं।
जबकि किसी की शिक्षा प्राप्त किए होते हैं। तो सुनते हैं अमरूद चालीसा, फिर डॉक्टर साहब का विचार जानते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, जैसे हमारा संस्थान है, हमारा आम है, अमरूद है, बेल है, आंवला है, जामुन, इन सब पर काम करता है। तो इस चालीसा में हमने थोड़ा सा जो हमारी सघन बागवानी की हमारी जो किस्में हैं, हमारे संस्थान ने अमरूद की 4 किस्में विकसित की हैं, जिसमें कि श्वेता है, सफ़ेद गूदे वाली, मुलायम बीज वाली है, एक ललित है, लाल गूदे वाली, बहुत अच्छी किस्म है, एक धवल है और एक लालिमा है। 4 किस्में विकसित हुई। तो हमारा उद्देश्य था कि लोग इनको जाने और इनके जो है क्या नाम बगीचे लगाएं। इसी तरह अमरूद में जो सघन बागवानी है, मतलब सघन बागवानी का मतलब सामान्य रूप से 5-6 मीटर दूरी पर लगाते हैं, अगर आप चाहें तो इसको 3 मीटर पर भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से उत्पादन 3 मीटर पर लगाएं, क्योंकि तो 1 हेक्टेयर में लगभग करीब 1111 पौधे लगते हैं, तो वो उत्पादन फिर बढ़ जाता सीधा सीधा। तीसरी चीज़ ये है कि भाई कुछ कीड़े मकोड़े बीमारियां भी आती हैं, तो उन सब चीज़ों को हमने सोचा समाहित किया, समाहित करने का प्रयास किया। तो अब मैं आपको जस्ट एक सुनाता हूँ इसको। नमो नमो हे जाम फल, जाम फल भी अमरूद का ही कहते हैं। नमो नमो हे जाम फल, नमो दीन जन ईश, दुखियों के पोषक तुम्ही, नवा रहा हूँ शीश। क्या बात है। सबसे ज्यादा केवट समुदाय के लोग अमरूद की खेती करते हैं, स्पेशली नदियों के किनारे। तो मैं उसको ध्यान में रखते हुए, इतना बड़ी संभावनाएं हैं, थोड़ा सा अगर आप उनको सशक्त कर दें तो जितना अमरूद होता है वहाँ इंडस्ट्री लग जाए, वहाँ पर अमरूद का पल्प बहुत बढ़िया जा सकता है अगर इसकी प्रोसेसिंग कर दी जाए। और वहाँ बिठूर में बहुत अच्छा अमरूद होता है, कानपुर के पास। तो इसलिए थोड़ा सा उस कम्युनिटी को दे तो थोड़ा अमरूद को बढ़ा दिया जाए तो बहुत लोगों का भला होगा। गंगा किनारे अमरूद होता बहुत है, इलाहाबाद में भी होता है, इलाहाबाद में भी होता है, बस्ती में भी होता है, और यहाँ बिठूर में भी होता है। कहते गरीब का सेब इसे औषधि है, उधर विकारों की खेती से इतनी आमदनी आशा है बेरोजगारों की। खनिजों का ये भरपूर स्रोत, पर्याप्त विटामिन सी भी है, गर ललगुदिया हो क्या कहने, पाचक कैंसर रक्षक भी है। क्या बात। सामान्य रूप से इसमें विटामिन सी होती है, लेकिन लाल गुदे वाला है तो लाइकोपिन भी होता है, एंटी कैंसरस है, हेल्थ फूड के रूप में इसको बढ़ाने की जरूरत है। ऊसर बंजर में भी इसकी खेती होती आसानी से, उत्पादन जल्दी और प्रचुर, ये डरता नहीं है पानी से। क्या बात है। पानी में यानी पानी का प्रकोप नहीं होता, तो भी मरता नहीं पौधा। नाना प्रकार की किस्में हैं जो जग में जानी जाती हैं, श्वेता सरदार इलाहाबादी और ललित बखानी जाती हैं। अब धवल और लालिमा नई किस्में भी आई संगत में, पहली है गूदेदार श्वेत, दूसरी सेब की रंगत में। बिल्कुल सेब जैसा लालिमा जो अमरूद होता है, उसका पौधा अगर गमले में बना हो और लोग किसान मतलब जो शहर में बेचे तो 500 रुपए का एक पौधा बिकेगा। असलियत ये है। बिल्कुल ठीक बात। ये भी एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए है। खाने में बीज मुलायम है, मीठे सुस्वाद से भरी हुई, श्वेता और धवल सफेदा की है मांग इसी से बढ़ी हुई। पर परिरक्षण के लिए ललित सर्वोत्तम मानी जाती है। हाँ स्वाद है कुछ खट्टा मीठा, ललगुदिया भी कहलाती है। ललित की बहुत मांग है महाराष्ट्र में, क्योंकि उससे बहुत बढ़िया गुदा बना के साल भर जो आप ट्रॉपिकाना और रियल वाला जो पीते हैं जूस, अमरूद का जूस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है और बच्चे भी पसंद करते हैं उसको। वैसे अमरूद लगाते हैं 6-6 मीटर की दूरी पर, गर सघन बागवानी करनी तो दूरी इसकी आधी भर, केवल 3-3 मीटर पर लगा दे। पौधों की संख्या ज्यादा हो, उत्पादन उससे अधिक मिले, है यही एक ही लक्ष्य हमारा, कृषक समुन्नत खूब फले। अमरूद वृक्ष एक ऐसा है, इसमें जब चाहो फल पालो, गर ठीक तरह से काट छांट तकनीक तनिक तुम अपना लो। बरसाती फल गरना चाहो, बरसाती फल गरना चाहो, गर्मी में काट छांट कर दो, सर्दी में फल होंगे ज्यादा, गुणवत्ता भी उनमें भर दो। गर फल मक्खी तंग करती हो, बरसात का अमरूद फल मक्खी से बहुत खराब होता है। इसका भी इलाज है, इसको मैंने डालने का प्रयास किया। बहुत से किसान हैं वो फल मक्खी लग जाती है तो जो खराब हो जाते हैं वही डाल देते हैं, वो बढ़ा देता है। गर फल मक्खी तंग करती हो, उसका इलाज भी संभव है। तुम ट्रैप लगा दो पेड़ों पर, नर मक्खी रहे असंभव है। जब एल्कोहल इथाइल हो और यूजिनाल मिथाइल हो, थोड़ा सा पड़े कीटनाशी, नर मक्खी पड़ी शिथाइल हो।
6:4:1 अनुपात मिले, 6:4:1 में मिलाना है इथाइल अल्कोहल, मिथाइल यूजिनॉल और आप कीटनाशी मिलाथियन कुछ भी मिला लें आप, 6:4:1 अनुपात मिले तब औषधि बड़ी प्रभावी है, लकड़ी गुटके इसमें डालो ये नरमक्खी पर हावी है, 2 दिन के बाद इन्हीं गुटकों को पेड़ों पर लटकाना है, बिन दवा छिड़क या खर्चे की नरमक्खी मार गिराना है। क्या बात। अब दूसरा कीड़ा, छिद्रों से गिरे बुरादासा, कई बार छिद्रों से छेद हो जाते हैं टंक पर, उससे बुरादासा गिरता है पेड़ में। हाँ पेड़ में। छिद्रों से गिरे बुरादासा तरु पर सुरंग सी दिखती हो, सूंडी खाती हो छाले और छिद्रों में छुप कर रहती हो, इंडरवेला का यूं प्रकोप है प्रमुख समस्या बागों की, लापरवाही है प्रमुख वजह ऐसे बागों अभागों की, पहले सूखती टहनियां हैं फिर मर जाते तरु बड़े बड़े, फल उत्पादन होना मुश्किल सूखे से दिखते खड़े खड़े, जैसे ही दिखें सुरंगें सी उनको अच्छे से साफ करो, फिर डालो तीली छिद्रों में सूंडी को कभी न माफ करो, फिर डाई क्लोरवास केमिकल से भिगो रुई का फाहा लो, डालो छिद्रों में अंदर तक फिर बंद मृदा से कर डालो, तीली डाल के बाद में रुई से करके दवा डाल के ऊपर से मिट्टी से बंद कर दो, तो अंदर मर जाएगा सुरंग को छेद में, बस वो अंदर मर जाएगा। गर मुश्किल हो ये करना तो छिड़काव पेड़ पर ही कर दो, गर नुआ रहा 200 ml तो 100 लीटर पानी भर दो। क्या बात तो है, छिड़काव क्या कर बात दो, है कोई बात नहीं। जी। गर कलमी पौध चाहिए तो फिर सीधा लिखो निदेशक को, CICH। केंद्रीय उपोल बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा काकोरी लखनऊ। क्या बात है। गर कलमी पौध चाहिए तो फिर सीधा लिखो निदेशक को, तुम बाग लगाओ जल्दी से कोई न बीच उपदेशक हो, गर बाग लगाओ ठीक तरह बीघा 10 टन उत्पादन हो, बेरोजगारों को रोजगार कृषकों को धन का साधन हो। अब चलो पौध संबंधी भी कुछ बातें और सुनाते हैं, उद्यमियों को भी रोजगार के अवसर आज सुझाते हैं, जो कलमी पौध बनाते हैं उनके तो वारे न्यारे हैं, पौधों की मांग इस कदर है व्यापारी तक भी हारे हैं। 6 महीने का पौधा खरीद, बीजू पौधा 6 महीने का 2-2.5 रुपये मिल जाता आराम से। 6 महीने का पौधा खरीद उस पर बांधो तुम वेज कलम, वेज ग्राफ्टिंग करते हैं उस पर, 6 महीने तक कर देखभाल 6 गुना कमाओ कम से कम। क्या बात है। 75 से 100 रुपए का पौधा बिकता है, अमरूद की अर्थव्यवस्था समझ लीजिए, जो कि देसी पौधा 2.5-3 रुपए का बिकता है, उस पर ग्राफ्टिंग कर दो 6 महीने बाद उसको 50 से 100 रुपए का बिकता आराम से, है, डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी है। पर सच्चाई गुणवत्ता से समझौता कभी नहीं करना, ईमान बेच कर धन अर्जन से हे भाइयों सदा डरना। क्या बात है। यह चालीसा है अलग पाठ न कीजिए कोई, जो लाए व्यवहार में भला उसी का हो। कर भला तो हो भला। और ऐसी चालीसा न केवल किसान के लिए बल्कि जो जीवन में आहार ले रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और ऐसी चालीसा के साथ और भी बहुत कुछ डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला से हम जानेंगे। लेकिन अभी रेडियो जयघोष पर समय है एक अंतराल का, और अंतराल के बाद जल्द लौटते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो जयघोष 107.8 FM। एक बार फिर स्वागत है आपका, और आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष और कार्यक्रम है वसुंधरा, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित, और हमारे मेहमान हैं बहुत ही चिंतनशील और बहुत बुनियादी काम करने वाले डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ला जी। तो अमरूद चालीसा तो आपने सुना दी, आपने चिंतन की बात अब हमें करनी है, और हमें ये समझना है कि केवल अमरूद पे ही नहीं, ऐसी बहुत सी चालीसा हैं जो आप इनसे संपर्क करके भी सुन सकते हैं। कभी फिर मौका लगेगा तो और भी इनके जो गीत हैं अलग अलग फलों के, उन पर भी बात करेंगे, ताकि इसमें रुचि भी जागृत हो और हम जो नहीं समझ पाते वो हम समझ भी लें। और अगर आप सुन रहे हैं तो आप केवल, अगर आपके पास खेती नहीं भी है तो आप अपनी टेरेस गार्डन भी विकसित कर सकते हैं। आप तमाम तरह के फल फूल और तमाम तरह के औषधीय पौधे भी अपने छत पर लगा सकते हैं। घर की सब्जी तो पूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर शुक्ला खुद अपने घर में निकालते हैं और अपनी ही सब्जी उगाई हुई खाते हैं, और बहुत से इन्होंने शोभाकारी पौधों को भी लगाया है, और अगर कोई बेरोजगार है तो इसके लिए रोजगार का रास्ता भी बताया है। तो डॉक्टर साहब, इसमें तो बहुत सारे आप काम कर रहे हैं। आप तो, आपका पूरा जीवन प्रकृति से भरा हुआ है, आपकी छत से लेकर आपका जो टेरेस है उससे लेकर आप समाज में हर जगह एक ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है। असल में मैं अनुभव करता हूँ कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं तो गांव से उठ के पढ़ लिख के यहाँ पहुँच गया। अब बारी है हम समाज को क्या देते हैं।
तो कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं हमको पिंच करती हैं। जैसे शहरों में लगता है अगर लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं, अपने घर का कचरा, जो कि वास्तव में कचरा नहीं होता है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, अगर आप केला खाते हैं तो केला खाने में आप उसका गुदा तो खा लेते हैं, बाकी को छोड़ते हैं, फेंक दें इसको। जबकि असलियत ये है कि पोटेशियम उसमें बहुत ज़्यादा है, वो आपकी जो है पोटाश खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कहीं ना कहीं उसको यूज़ कर लें। वही केले को पता क्या है। इसी तरह से जितने आप किचन वेस्ट होता है सब में बहुत बढ़िया से आप खाद के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद अपने घर में करता हूँ और ये देखता हूँ कि उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। फिर आप जब उसको खाद आपके पास रेगुलर वे में नियमित रूप से मिलने लगती है, क्योंकि आप जीवामृत बनाना सीख सकते हैं। जीवामृत बड़े आसानी से एक ड्रम में आप थोड़ा बेसन डालते हैं, 100 लीटर का भी ड्रम हो तो उसमें आप 1 लीटर उसका गोमूत्र डालते हैं, 5 लीटर गोमूत्र, 5 किलोग्राम गाय का गोबर और 1 आप किलोग्राम बेसन और 1 किलोग्राम गुड़ और थोड़ी सी 1 पाव मिट्टी मिल जाए, कहीं अगर बरगद के पेड़ की मिट्टी हो या कहीं जंगल की मिट्टी हो जहाँ अच्छा खासा जीवांश होता है। बस उद्देश्य ये है कि खेत की मिट्टी न लें जहाँ पर लोग यूरिया DAP डालते हैं, और उसको डाल के आराम से उस ड्रम में आप 50-60 लीटर पानी भर दीजिए और आप सुबह शाम चलाते रहिए। उसको ढक दीजिए एक जालीदार कपड़े से या किसी और कपड़े से, जिससे कि मक्खियाँ ना बैठे उसमें। मक्खियाँ बैठेंगी तो अंडे देंगी, कीड़े पड़ जाएंगे। अगर उसी को आप देखेंगे पहले दिन जो उसमें बदबू आएगी, स्मेल आएगी गोबर की, वही 3-4 दिन बाद देखेंगे जो फर्मेंट होकर बहुत बढ़िया से उसकी स्मेल चेंज होती जाएगी और 1 सप्ताह के अंदर बहुत बढ़िया आपके पास मतलब जो है क्या नाम ये जैविक खाद तैयार आपके घर में। इसका जो नाम जीवामृत है, यानी जीवों से भरा हुआ अमृत। बिल्कुल, जीवों से भरा हुआ अमृत। और ये वो जीव हैं जो जैसे आपके शरीर के अंदर बहुत से जीव बैक्टीरिया मिलकर आपके भोजन को पचाते हैं, वैसे ही मिट्टी के लिए भी इन बैक्टीरिया की आवश्यकता है और उन्हीं की पूर्ति करने के लिए जीवामृत की आवश्यकता है। तो उसमें मैंने तो अपने यहाँ सहजन भी लगाया हुआ है, बड़ा पौधा होता है सहजन का पेड़। हमारे पास एक वाटर ये क्या नाम बाथ टब था, उसमें लगा दिया, बहुत बढ़िया हो रहा है। वो बहुत बढ़िया फलियाँ भी होती हैं। हम उसको जाड़े में फलियाँ तोड़ने के बाद उसको ऊपर से काट देते हैं, नई पत्तियाँ आती हैं। नई पत्तियाँ आपके चाहे उसकी पकौड़ी बनाइए, सब्जी बनाई, कि उस सहजन की स्थिति है। सहजन आप पैदा करते हैं, लोग पैदा करने के बाद उसको सुखा के पत्तियाँ भेज देते हैं, वो जाती हैं US, वहाँ से कैप्सूल फार्म में आती है तो हम बड़ी प्रेम से कैप्सूल लेके खाते हैं। क्या बात है। तो ये पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आप अपने शरीर को, अपने जीवन को और ज़्यादा पोषण युक्त करना चाहते हैं तो आप निरोगी रहेंगे, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके शरीर में बढ़ जाएगी। और साथ में चूँकि डॉक्टर साहब आंवले का, आम का और साथ में जामुन का और ऐसे बहुत से फल हैं, डॉक्टर साहब बताएंगे, ज़रूर बताइए कौन कौन से फल हैं। और इन सब की बागवानी अगर मिश्रित करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के लिए जिसके पास थोड़ा टेरेस गार्डन है या बागीचा है, अपने बैकयार्ड किचन गार्डन है या फिर छोटा सा स्थान है, तो वो कितने पोषक तत्वों से भरे हुए फल लगा सकता है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। जैसे अब आजकल जिसके पास जैसी ज़मीन अगर घर के आसपास है किचन गार्डन में, तो जैसे आम में भी लोग आम्रपाली लगाते थे पहले, और हमारे यहाँ की एक नई किस्म आ गई अरुणिका, जिसका पौधा मतलब जो है तुलनात्मक रूप से छोटा होता है और बहुत बढ़िया देर से पकने वाली किस्म होती है। जब किचन गार्डन लगाते हैं, जैसे सहजन का पौधा है, कड़ी पत्ता है, केला है, ग्रांड नेन वैरायटी, 2 पौधे भी लगा लें आप, पपीता है, ये सारे फलों में है, नींबू है, ये सब चीज़ें। बाकी फिर क्यारियाँ आप बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि खरीफ, रबी और जायद तीनों की सब्जियां आपको मिलती रही। जैसे पिछले साल हमने सिर्फ एक पौधा लौकी का लगाया था, और लौकी का नरेंद्र शिशिर वैरायटी थी। नरेंद्र शिशिर किस्म है, डॉक्टर SP सिंह नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है, बड़ी किस्में थी। तो ये किस्म ऐसी है जो कि जाड़े में बहुत अच्छा फल देती है, और जाड़े में लौकी बहुत आप खरीदे तो बहुत महंगी बिकती है। और आजकल तो लौकी का जूस भी पी रहे हैं लोग। लौकी किसी भी रूप में आपके लिए बहुत फायदेमंद है। तो उसमें मैंने इसको लगाया और एक पौधे से हमने करीब जो है 45-50 फल मुझे मिले, बड़े बड़े फल, गोल, और बड़े होने के बावजूद भी बहुत मुलायम। तो इस तरह से जब आप लगाते हैं, और तो आप अकेले तो खा ही नहीं सकते हैं, आप बहुत लोगों को उसमें जो है रिश्ता बनाइए, सबको बांटिए, सबको खिलाइए, खुद भी खाइए, और स्वस्थ समाज का निर्माण बेहद ज़रूरी है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वसुंधरा में, प्राकृतिक जीवन से ओतप्रोत प्राकृतिक चीज़ों को बढ़ाने और जीवन को उत्तम बनाने का काम कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार शुक्ल। उनसे हमने बात की। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वसुंधरा के साथ में डॉक्टर साहब के विमर्श को भी आप सुनिएगा, हमारे दूसरा कार्यक्रम, जिसमें हम बात करते हैं बहुत से मूलभूत जो बुनियादी चीज़ें हैं उन पर। लेकिन सुनते रहिए रेडियो जय घोष, हमारे YouTube चैनल को आप देखिए
पसंद करिए और आप इसको प्रमोट भी करिए, दूसरे लोगों तक इसको पहुंचाइए, समाज को सुंदर और अच्छा बनाने में सहभागी बनिए। सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। आप सबका सादर आभार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय